हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय अग्नि बैच। तो बच्चों, क्लास 12 हम लोगों ने अग्नि बैच के अंदर में अपने सेशन 2025-26 के लिए अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर दिया है। नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाइए और अपना अग्नि बैच का अकाउंटेंसी बैच जरूर ज्वाइन करिए। 100% सिलेबस वहां पे भी कवर कराया जाएगा आप लोगों को। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था, हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस को भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के सिलेबस पे लेके चलता हूँ कि हमें इकोनॉमिक्स के अंदर में क्या-क्या चीजें हैं, कैसे-कैसे पढ़ाई करना है। और साथ ही साथ अपना सबसे यूनिट नंबर 1 यानी कि नेशनल इनकम को भी स्टार्ट करेंगे। मैं ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लूंगा आप लोगों को चीजों को बताने के लिए। उसके बाद हम अपने चैप्टर के अंदर में एंटर करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं अपने इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर बच्चों हमें दो बुक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो सेकंड है वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद में इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का वेटेज रखता है और इंडियन इकोनॉमी भी आपके 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलता है? 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है। ठीक, प्लस 20 मार्क्स का आप लोग के लिए प्रैक्टिकल है जो आप लोग के स्कूल में कराया जाएगा। 40 मार्क्स के अंदर में यहाँ पर मान के चलिए कि आपको 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स, और बाकी के 30 मार्क्स का थियरी मिलने वाला है आपको। 30 मार्क्स का थियरी। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन इको की, तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर में आपको 100% थियरी देखने को मिलेगा। 100% थियरी। क्लियर? जिसके इनिशियल स्टेज में शुरुआत के 3 चैप्टर्स में तो आपको हिस्ट्री देखना है, यानी कि कुल मिलाकर आपको रट्टा मारना है। हिस्ट्री है, पूरा डेटा याद रखना है आपको, कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन-कौन सी पॉलिसीज आई, कौन-कौन सी पॉलिसीज को कौन लेकर आया, पूरा डिटेल है आपके इंडियन इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद हम चैलेंजेस पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, क्या हमारे देश के अंदर में क्या-क्या चैलेंजेस है, क्या-क्या हो रहा है। हर एक चीज का आपको डिस्कशन इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में हम बड़े चैप्टर्स को डील करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसको हम लोग सबसे पहले अग्नि बैच के अंदर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही कवर करेंगे। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका यूनिट 1 नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं बच्चों, वो 10 मार्क्स का वेटेज है। यूनिट 2 जो है, आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि और भी कौन-कौन सी यूनिट है जो कितने-कितने मार्क्स के वेटेज रखता है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में जो सबसे पहला यूनिट, जो सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा मैं यूनिट इस वजह से भी कह रहा हूं बच्चों, अभी पता चल जाएगा आपको। जो ये नेशनल इनकम का जो ये टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में, ये ऑलमोस्ट 15 क्लासेस लेता है अपने आप में। अगर मैं डिटेल में डीप में जाके अगर पढ़ाऊं तो मिनिमम मिनिमम क्या, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 क्लासेस आपको लग जाएंगी। ऑलमोस्ट 1 मंथ का चैप्टर है बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ खास बात है तभी तो इतना समय ले रहा है। और इसका जो वेटेज रहने वाला है एग्जाम में, वो कितने नंबर का है? 10 मार्क्स का, यानी कि आउट ऑफ 40 10 मार्क्स का तो अकेला ये यूनिट होने वाला है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए बड़ा धैर्य, पेशेंस और फोकस्ड रहने की आप लोगों की आवश्यकता है। क्लियर? हालांकि चैप्टर बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, चीजों को आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए। तो हम अपने इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आप लोगों को, तो क्या लिखा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स।
ये भी क्या है, इकोनॉमिक्स का एक प्रकार का ब्रांच है, विच स्टडीज, जो क्या चीज को स्टडी करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, हमारे देश के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसके बारे में क्या करता है, ये स्टडी करता है। रिलेटिंग टू, क्या चीज से रिलेटेड है, इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा कि एक इंडिविजुअल की जब लिमिटेड इनकम होती है तो उसको कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करने होते हैं, ठीक है, कौन कौन से डिसीजंस वो कब कब लेता है। सेम उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश के क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है। साथ ही साथ एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक लेवल ऑफ इनकम, हमारे देश का लेवल ऑफ इनकम क्या है, हमारे देश के अंदर में कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे देश के अंदर में रोजगार कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है। ये बड़े मुद्दे हैं जो हम लोगों को इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ना होता है। आई होप क्लियर हो गया आपको। तो तीन चीजें मेन है, पहला हमारे देश का लेवल ऑफ इनकम क्या है, हमारे देश का लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, और हमारे देश के अंदर में एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। ये तीन चीजों के बारे में पढ़ना ही दैट इज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में सृष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। खैर हिंदी छोड़ो आप, मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज, बड़ा, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं हम लोग आगे। चैप्टर में एंटर करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। हालांकि जो पहला चैप्टर है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जाने से पहले मुझे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पहले क्लियर करने होंगे। देन उसके बाद हम जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इसको मैं जस्ट अ मिनट जो इसको ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। नहीं तो चलिए, तो सबसे पहले हमें नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या डिफरेंसेस पढ़ने हैं। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम क्या होता है पहले तो हमें ये पढ़ना है, और साथ ही साथ व्हाट इज ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं ये पढ़ना है। मैं डायरेक्टली आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे लेके जाऊं, मजा नहीं आएगा। कुछ चीजें पहले क्लियर कर लेते हैं जिसका यूज हम आने वाले समय में करेंगे ताकि आपको उस समय परेशानी ना हो। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर इनकम की। फैक्टर इनकम क्या है, इट इज अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लाइक रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। आपको पता है देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, अगर आपको कंपनी ओपन करना है, मान लो आप एक कंपनी ओपन करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन करने के लिए, सामान बनाने के लिए। लैंड यानी कि जमीन जिसके ऊपर आप अपना कंपनी बनाओगे, लेबर जो अंदर काम करेंगे, कैपिटल उसके अंदर आप पैसा लगाओगे, एंड प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक। तो इट इज अर्न बाय, मतलब कि फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो और बदले में वो आपको पैसा देता है, वो आपके लिए फैक्टर इनकम कहलाएगा। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और बदले में आप मेरे को फीस दे रहे हो, तो ये मेरे लिए फैक्टर इनकम कहलाएगा। समझ में आ गई बात। दोबारा से बोलता हूँ, आप दुकान पे गए, आपने सामान लिया और उसको पैसे दिए, दुकानदार के लिए वो फैक्टर इनकम है, ठीक है। आप जिस घर में रहते हो, आपके मकान मालिक ने आपको रेंट पे घर दिया है और बदले में आपने उसको किराया दिया, आपके मकान मालिक के लिए वो फैक्टर इनकम है, ठीक। लेकिन ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं, इट इज रिसीव्ड, इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा मिलेगा,
बाय नॉर्मल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री लाइक गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन। ध्यान सुनना, इसमें आपका मेन मोटिव क्या है? अर्निंग। आप पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे अर्निंग मेन मोटिव नहीं है। यहाँ पर आपको चीजें सिर्फ मिलेंगी, बदले में आप दोगे नहीं। जैसे गिफ्ट हो गया, किसी कंपनी, किसी और देश ने हमारे इंडिया को गिफ्ट दिया, बदले में इंडिया को कुछ नहीं देना। समझ में आ गई बात? किसी ने डोनेशन दिया, डोनेशन में भी बदले में आप कुछ नहीं लेते हो। चैरिटी करते हो, बदले में कुछ नहीं लेते हो, है ना? जैसे नेपाल के अंदर में भूकंप हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग पीड़ित हुए थे, बहुत सारे लोगों को हमारे इंडिया ने यहाँ से मान लो 5 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया। तो क्या बदले में वो हेल्प किया, तो क्या बदले में नेपाल भी हमें कुछ लौटाएगा? नहीं। तो देखा जाए तो जैसे 5 करोड़ रुपए अगर हमने नेपाल को पेमेंट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बदले में उनसे लें, तो ये नेपाल के लिए ट्रांसफर इनकम। क्या है? ट्रांसफर इनकम। ठीक है? तो ये हो गया ट्रांसफर इनकम। अगला, इट इज अर्न ड्यू टू सम प्रोडक्शन प्रोसेस। आप फैक्टर इनकम के अंदर में कुछ पैसा कमाते हो, क्योंकि आपने कुछ प्रोडक्शन किया है और आप उसको सेल कर रहे हो, बदले में आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ट्रांसफर इनकम की बात करूं, क्या है? इट इज रिसीव्ड विदाउट एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया है और बदले में आपको पैसा मिल गया। आप स्कूल जाते हो और आपके पेरेंट्स ने आपके जेब में 100 रुपए का एक नोट डाल दिया। क्या आपने ऐसा कुछ काम किया? नहीं। आपको 100 रुपए मिल गए, दैट इज योर ट्रांसफरिंग। ठीक है? इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। जब हम अपने नेशनल इनकम को पढ़ेंगे, तो वहां पर हम नेशनल इनकम जब पढ़ते वक्त फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे। मतलब मैं अगर आपसे पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे अगर फीस चार्ज कर रहा हूं, तो मेरा जो इनकम है वो देश के इनकम में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ट्रांसफर इनकम को इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम को कभी भी नेशनल इनकम के अंदर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऐसा इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में डिफरेंस क्या है, ताकि आप देश के इनकम को निकालते वक्त गलती ना कर दो। क्लियर? ओके। इट इज बायलैटरल इन नेचर। बायलैटरल का मतलब क्या होता है? दो तरफा। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो हम दोनों इसके अंदर में इन्वॉल्व। एक सर्विस दे रहा है तो एक सर्विस ले रहा है, इसीलिए इसको बायलैटरल बोला गया। इसीलिए यहां पर इसको बोलेगा फैक्टर इनकम, यानी कि गिव एंड टेक, लो और दो। लेकिन ट्रांसफर इनकम में क्या है? ओनली टेक। ठीक है? इट इज यूनिलेटरल इन नेचर। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, एक तरफा। समझा? कि बदले में मैं कुछ नहीं दूंगा, मुझे दे दो बस। ठीक है? दैट इज ट्रांसफर इनकम, वन साइडेड है। ओनली टेक, आपको सिर्फ पैसे लेना है। एग्जाम्पल क्या है फैक्टर इनकम के, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगर आप देखो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। रेंट, बदले में आप घर ले रहे हो, किराया दे रहे हो, है ना? इंटरेस्ट, आपने किसी को पैसे लिए हैं, बदले में आप उसको ब्याज दे रहे हो, उसके लिए वो फैक्टर इनकम है। प्रॉफिट हो गया। वेजेस, आप कहीं काम कर रहे हो, बदले में वो आपको मजदूरी पे कर रहा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर इनकम है। और ट्रांसफर इनकम के अंदर में स्कॉलरशिप हो गया, स्कूल से मिल गया आपको, गिफ्ट हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, वृद्धावस्था पेंशन। ठीक है? ध्यान रखना, रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में भी डिफरेंस है। रिटायरमेंट पेंशन जो है वो फैक्टर इनकम कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को वो सर्विस प्रोवाइड करी है, बाद में आपको रिटायरमेंट मिल रहा है। लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन है, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, गवर्नमेंट आपको अपने तरफ से पे कर रही है ताकि आपका बुढ़ापा सही तरीके से कट जाए, तो वो आपके लिए ट्रांसफर इनकम है। आई होप रिटायरमेंट और ओल्ड एज में डिफरेंस है। ठीक है? तो रिटायरमेंट फैक्टर इनकम, और जो ओल्ड एज है वो ट्रांसफर इनकम। तो आई होप यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। क्लियर? चलिए, अब हम सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है आपके फर्स्ट चैप्टर है आप लोग के बुक का, अगर आप देखो
किसी किसी बुक में सेकेंड चैप्टर बनाया गया है, ठीक। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारे जो सिलेबस के अंदर में है वो टू सेक्टर मॉडल है, टू सेक्टर मॉडल, ठीक। यही हमारे सिलेबस के अंदर में है। टू सेक्टर मॉडल का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ और फार्म और हाउस होल्ड सेक्टर ही इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट की आइडेंटिटी को कंसिडर नहीं किया गया है। देखो, पहली बात तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब समझो। इट रेफर्स, ये बताता है, क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ, क्या क्या चीज का मूव हो रहा है? सबसे पहला मनी, पैसे का मूवमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट इन एन इकोनॉमी। मतलब हमारे पूरे इंडिया के अंदर में पैसे का घूमना, गुड्स एंड सर्विसेज का रोटेट होना, इसी को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही कम शब्दों में आपको ये पॉइंट बताया गया। इट इज अ मूवमेंट ऑफ मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी दैट इज सर्कुलर फ्लो। इसी को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा और यहां पर टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक है फर्म, कंपनियां, और एक है आपका हाउस होल्ड, जहां पे हम और आप लोग रहते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक। अब आप मुझे बताना, जो हम लोग हैं, आप लोग सोसाइटी के अंदर में रहते हैं, हम लोग क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर है, मालिक है। मतलब एक सोसाइटी ही, सोसाइटी के पास क्या क्या चीजें होती हैं? सोसाइटी के पास जमीन है, सोसाइटी के पास लेबर है, सोसाइटी के पास पैसा है। ये सारी चीजें किसके पास है? सोसाइटी के पास है, ठीक। कंपनी वाले के पास कुछ नहीं है। कंपनी वाला, कंपनी जो फर्म है, ये फर्म है, फर्म किसके पास जाएगा? सोसाइटी के पास। चलो, सोसाइटी के पास आते हैं, सोसाइटी से कहता है देखो भैया, हमें क्या करना है, हमें एक कंपनी ओपन करना है। यानी कि फर्म हाउस होल्ड से क्या कह रहा है कि देखो, मुझे कंपनी ओपन करना है, मेरे को क्या जमीन दे दोगे? हाउस होल्ड ने कहा ठीक है। जमीन किसके पास पहुंच गया? फर्म के पास पहुंच गया। कंपनी बन के तैयार हो गई। फिर कंपनी को क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर भी कौन दे देगा? सोसाइटी देगा। सोसाइटी लेबर दे दिया। फिर कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी पैसा भी कौन दे देगा? सोसाइटी देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्म जो है अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर। यानी कि ये जितने भी सर्विसेज हैं, ये फैक्टर सर्विसेज कहलाएंगे। क्या कहलाया जाएगा? फैक्टर सर्विसेज, जो हायर किया गया है फर्म के द्वारा। किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? इन सब चीजों को यूज करके सामान बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज। फिर कंपनी क्या करेगी? उन गुड्स एंड सर्विसेज को किसको बेचने आएगी? मार्केट में बेचने आएगी। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको कहां सेल करेगी? दोबारा आकर हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। स्पेंड, स्पेंड इनकम ऑन कंजम्पशन। मान लो इसने 100 रुपए का सामान बनाया, और 100 रुपए का सामान किसको बेचने आया? कंपनी को बेचने आया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? वो 100 रुपए का सामान खरीदा, तो वो पैसा किसके पास पहुंच गया? फर्म के पास पहुंच गया। अब फर्म के पास जब 100 रुपए पहुंचा, फर्म के पास, यानी हाउस होल्ड वालों का पैसा किसके पास आ गया? फर्म के पास। अब कंपनी क्या करेगी? पेमेंट करेगी। किसको पेमेंट करेगी? हाउस होल्ड सेक्टर वाले।
पेमेंट क्यों करेगी बताओ? भाई जिससे जमीन लिया है उसको क्या देगी? रेंट। जिससे लेबर लिया है उसको क्या दिया जाएगा? वेजेस एंड सैलरी। जिससे पैसा लिया है कंपनी उसको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। और ये पैसा घूम फिर कर फिर किसके पास आ गया? 100 रुपए में से घूम फिर कर किसके पास आ गया? फिर कंपनी के हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गया। तो जो कंपनी पेमेंट करती है उसी पेमेंट को बोला जाता है फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। मतलब यहां से सर्विस लिया, सामान बनाया, दोबारा बेचा, हाउसहोल्ड ने खरीदा, फिर वही पैसा इनको पेमेंट कर दिया गया। फिर ये रेंट जिसको मिला होगा, जिसको इसको रेंट मिल गया, इसको सैलरी मिल गया, इसको इंटरेस्ट मिल गया, फिर से इनके जेब में पैसा आ गया। फिर ये सामान को खरीदेंगे, फिर खरीदने कहाँ पहुंचेंगे? फर्म के पास पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखो तो ये एक दूसरे के ऊपर ये पैसा क्या होता रह रहा है? रोटेट हो रहा है। पैसों का आना और पैसों का फर्म के जेब से जाना, गुड्स एंड सर्विसेज लेना एंड गुड्स एंड सर्विसेज देना, ये जो फ्लो है इसी फ्लो को बोला जाता है क्या चीज? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाता है। आई होप यहां तक मैंने आप लोगों को ओरली समझा दिया है ताकि आप लोग को एक बेस डेवलप कर सकूं आने वाले समय में जब मैं इसका प्रॉपर आंसर आप लोग को रीड कराऊंगा। ठीक है, तो आइए इसका मैं डायग्राम आपको शो कर देता हूं। ये है डायग्राम, देखो। हाउसहोल्ड ने क्या सप्लाई किया है? सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लाइक रियल, जिसको बोलते हैं क्या? रियल फ्लो भी बोलते हैं। अब रियल फ्लो की अगर बात आई तो मैं बता ही देता हूं। अगर हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ है तो उसको बोला जाता है रियल फ्लो, और पैसे का जो फ्लो हुआ है उसको बोला जाता है मनी फ्लो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं, जरा देखो। हाउसहोल्ड ने क्या किया? लैंड लेबर कैपिटल। फर्म ने क्या किया? सप्लाई किया गुड्स एंड सर्विसेज बना के। ये सामान किसके पास चला गया? इसके पास। फिर हाउसहोल्ड सेक्टर ने क्या किया है? सारा पैसा खर्च किया है किसके ऊपर? खरीदने के ऊपर। फिर फर्म के पास पैसा आ गया, फर्म ने क्या किया? पेमेंट किया है किसको? हाउसहोल्ड। इसी फ्लो को बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आई होप आप लोग को इतना चीजें समझ में आ गया। फटाफट आप डन कर दे। ट्रांसफर इनकम किसे कहते हैं? फैक्टर इनकम किसे कहते हैं? मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउसहोल्ड इज कॉल्ड मनी फ्लो। रियल फ्लो किसे कहते हैं? जहां पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउसहोल्ड इज कॉल्ड रियल फ्लो। ठीक है। रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है? ओल्ड एज पेंशन किसे कहते हैं? ट्रांसफर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम क्या है? किसको जोड़ेंगे, किसको नहीं जोड़ेंगे? हर एक चीज मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसी चीज को मैं अच्छे तरीके से आपके आंसर्स को रीड कराऊंगा ताकि आप लोग का अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बताइए फटाफट आप लोग को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें बच्चों। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।